स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग कक्षा 9 हमारे आसपास के पदार्थ के कुछ सवाल जवाब को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल इस प्रकार से है, पदार्थ की परिभाषा लिखे। पदार्थ की परिभाषा हमें बताना है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो, ठीक है। क्या करता हो, स्थान घेरता हो, जिसमें आयतन हो, उसे हम लोग पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। जैसे हो जाता है लोहा, पत्थर, मिट्टी, बादल, तारे, पौधे, पशु आदि पदार्थ है, ठीक है। ये सभी क्या है, पदार्थ है। ये पदार्थ के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में बताना है, कौन सी है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस है, द्रव है और गैस है। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, द्रव्य की परिभाषा लिखे। तो द्रव्य का परिभाषा बताना है। उत्तर हो जाएगा, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है। द्रव्य क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। भौतिक प्रक्रिया की सहायता से इसे पदार्थ के अन्य पदार्थों से क्या विभक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे चीनी एक द्रव्य है, ठीक है। चीनी भी क्या है, एक द्रव्य है, ठीक है, पदार्थ है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है, ठोस की परिभाषा लिखे। ठोस की परिभाषा हमें बताना है। तो उत्तर हो जाएगा, निश्चित आकार तथा आयतन वाले पदार्थों को ठोस कहते हैं। जिसका आकार निश्चित हो, ठीक है, और आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे हम लोग ठोस बोलेंगे, ठीक है। जैसे हो जाता है लकड़ी, पत्थर, लोहा, ये सभी ठोस के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, द्रव की परिभाषा लिखे। द्रव की परिभाषा बताना है। उत्तर हो जाएगा, वे पदार्थ जिनके आकार निश्चित ना हो, ठीक है। जिसका आकार तो निश्चित नहीं होगा परंतु आयतन निश्चित हो। लेकिन जो आयतन है वो निश्चित है, जो स्थान घेरने का जो क्षमता है वो निश्चित है, उन्हें द्रव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। जैसे हो जाएगा तेल, दूध, पेट्रोल, पारा। क्या हो जाएगा, तेल, दूध, पेट्रोल और पारा, ये सभी द्रव के उदाहरण हैं। ये सभी किसके उदाहरण हैं, द्रव के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गैस की परिभाषा लिखे। गैस की परिभाषा बताना है। तो उत्तर हो जाएगा, वे पदार्थ जिनके आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सभी गैस के उदाहरण हैं। ये सभी किसके उदाहरण हैं, गैस के। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, संपीड्यता किसे कहते हैं, ठीक है। संपीड्यता किसे कहते हैं हमें बताना है। तो उत्तर हो जाएगा, द्रव व गैसीय पदार्थों के कणों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है। द्रव और जो गैस जो पदार्थ होते हैं उसके बीच में काफ़ी क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसमें हवा भरी होती है। जिसमें क्या होता है, हवा भरा होता है, ठीक है। जिसे वह दबाए जा सकते हैं, जिसे दबाया जा सकता है। इस गुण को संपीड्यता कहते हैं, ठीक है। इसी गुण को क्या बोलते हैं, संपीड्यता कहते हैं, ठीक है। दबा सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, संपीड्यता बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है इस प्रकार से, विसरण किसे कहते हैं। विसरण किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा, 2 भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है, ठीक है। 2 भिन्न भिन्न पदार्थ है, वो आपस में मिल जाते हैं तो इसी को क्या बोलेंगे,
विसरण बोलेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, प्रसरण किसे कहते हैं? ठीक है, प्रसरण किसे कहते हैं हमें बताना है। तो उत्तर हो जाएगा, प्रसरण वह प्रक्रिया है, ठीक है, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव्य के कण में प्रवेश करते हैं। कोई अन्य द्रव्य के कण में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रसरण। क्या बोलेंगे? प्रसरण। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, घनत्व किसे कहते हैं? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को, क्या? द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला सवाल है, बढ़ते घनत्व के क्रम में निम्नांकित को व्यवस्थित करें। यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए हुए हैं, तो घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों को व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे कम घनत्व होता है वायु का, उससे ज़्यादा घनत्व होता है चिमनी का धुआं, उसके बाद ज़्यादा घनत्व हो जाएगा रुई, जल, उसके बाद ज़्यादा घनत्व शहद का होगा, फिर चौक, फिर सबसे अधिक जो घनत्व होगा वो लोहा का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराण्विक बल प्रबलतम होता है? ठीक है, सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल मतलब अणुओं के जो बीच में जो बल होता है वो प्रबल होता है, किस में होता है? तो ठोस में। किस में होता है? ठोस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, एक गैस का नाम बताएं। ठीक है, एक गैस का नाम बताना है जिनका संपीड़ित रूप में अस्पतालों में आपूर्ति की जाती है। तो वो गैस हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सा गैस हो जाएगा? ऑक्सीजन, जिसे हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। आगे देखते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, कौन तीव्रतर विसरित होता है, द्रव अथवा गैस? सबसे ज़्यादा तीव्रतर विसरित कौन होता है, फैलता कौन है? तो गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, शुष्क बर्फ़ का रासायनिक नाम क्या है? तो शुष्क बर्फ़ का रासायनिक नाम बताना है, तो ये हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा गैस। क्या उत्तर हो जाएगा? गैस। ठीक है, इसीलिए यह इधर उधर ज़्यादा होता है। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है हमें बताना है, तो वो हो जाएगा ठोस अवस्था। ठीक है, इसीलिए इसका निश्चित आकार होता है और आयतन भी होता है। ठीक है, ये अपनी अवस्था को बनाए रखते हैं। आगे देख लेते हैं, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? बर्फ़ का गलनांक कितना होता है हमें बताना है, तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जल का क्वथनांक क्या है? ठीक है, जल का क्वथनांक क्या है, किस पे वो खौलने लगता है? तो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। तो अगला सवाल देखते हैं, एक पदार्थ का नाम बताएं। ठीक है, एक पदार्थ का नाम बताना है जो ऊर्ध्वपातन करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, ठोस द्रव गैस में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? किसमें कणों की गति होती है वो अधिकतम होती है? तो गैस अवस्था में। क्या होता है? गैस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है,
इसीलिए इसका आकार भी निश्चित नहीं होता है और आयतन भी निश्चित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इस प्रकार से, ठोस द्रव अथवा गैस, ठीक है, ठोस द्रव अथवा गैस में सबसे अधिक संपीड़िय कौन है? सबसे अधिक संपीड़िय कौन है जिसको सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा गैस। क्या हो जाएगा? गैस। ठोस को तो हम लोग दबा नहीं सकते हैं। आगे देख लेते हैं, एलपीजी का पूर्ण रूप लिखे। एलपीजी का पूर्ण रूप लिख लेना है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या हो जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस हो जाएगा हिंदी में। आगे देख लेते हैं। अगला, सीएनजी का पूर्ण रूप लिखे तो इसका पूर्ण रूप हो जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और हिंदी में हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण दे। गैसों में विसरण का एक उदाहरण देना है तो इत्र की सुगंध का हवा में फैलना। इत्र की सुगंध का हवा में फैलना एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं बताना है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, सनहति का मात्रक क्या है? तो सनहति का मात्रक है किलोग्राम। सनहति का मात्रक क्या है? किलोग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भार का मात्रक क्या है? तो भार का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। भार का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इस प्रकार से, आयतन का मात्रक क्या है? तो आयतन का मात्रक हो जाएगा घन मीटर। क्या हो जाएगा? घन मीटर, मीटर क्यूब, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। घनत्व का मात्रक क्या है? तो घनत्व का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति घन मीटर। अगला सवाल है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। क्या है? पास्कल, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, ठोस का अगर हम लोग तापमान बढ़ाएंगे तो क्या परिवर्तन हो सकता है? तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक किसे कहते हैं बताना है। तो उत्तर हो जाएगा, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। ठीक है, कोई तापमान होगा जिससे ठोस पिघल करके क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा, तो उसे गलनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गलनांक बोलेंगे। आगे देखते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, क्वथनांक किसे कहते हैं? ठीक है, क्वथनांक किसे कहते हैं हमें बताना है। तो उत्तर हो जाएगा, यह तापमान, ठीक है, या तो वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। जिस पर द्रव क्या करने लगता है? उबलने लगता है। यहाँ पर द्रव हो जाएगा, ठीक है। जिस पर द्रव क्या करने लगता है? उबलने लगता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, संगलन की प्रसुप्त उष्मा किसे कहते हैं? संगलन की प्रसुप्त उष्मा किसे कहते हैं बताना है। उत्तर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, 1 kg ठोस है, 1 kg क्या है? ठोस है। उसे द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे क्या बोलेंगे? संगलन की प्रसुप्त उष्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था को सीधे गैस, ठीक है,
ठोस अवस्था को सीधे गैस या तो ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है, ठोस से गैस क्या हो जाएगा, ठोस से क्या हो जाएगा गैस, या गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वापातन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वापातन बोलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, गैसीय दबाव के मापन के मात्रक क्या है? तो एटमॉस्फेयर है। क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, एक एटमॉस्फेयर का मान बताएं। तो एक एटमॉस्फेयर का मान बताना है तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव का वाष्प में परिवर्तन, ठीक है, द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, संघनन किसे कहते हैं? संघनन बताना है किसे कहते हैं, तो वाष्प को ठंडा कर द्रव बनाने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, वाष्प को क्या करना है, ठंडा करके द्रव बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, संगलन किसे कहते हैं? संगलन किसे कहते हैं बताना है, तो उत्तर हो जाएगा ठोस से द्रव बनाने की क्रिया को संगलन कहते हैं। ठीक है, ठोस से द्रव बनाने की क्रिया को संगलन कहते हैं। ठीक है, ठोस है वो गल रहा है तो इसी को क्या बोलेंगे, संगलन। क्या बोलेंगे, संगलन। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, जमना किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा द्रव को ठोस कर ठोस बनाने की क्रिया जमना कहते हैं। ठीक है, द्रव को ठोस बनाने की क्रिया क्या कहलाता है, जमना कहलाता है। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल है, जिस निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्वथनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, 300 केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदले। ठीक है, 300 केल्विन तापमान है उसको किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 300 में से, ठीक है, 300 में से 273 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 300 में से 273 माइनस करेंगे तो आ जाता है 27 डिग्री सेल्सियस। क्या आता है, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोगों को बदलना रहेगा तो क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देना है, 273। ठीक है, तो हम डिग्री सेल्सियस में तापमान को बदल पाएंगे। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, 573 केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदले। ठीक है, यहाँ पर 573 को हम लोगों को सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे, 573 माइनस हम लोग करेंगे 273। कितना करेंगे, 273। तो आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। क्या आ जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे, 273 जोड़ेंगे। ठीक है, 25 में क्या करेंगे, 273 जोड़ेंगे तो आ जाता है 298। क्या आ जाता है, 298 केल्विन। ठीक है, क्या कर लेना है, 25 में 273 हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 298। 273 ऐड कर देना है। ठीक है, अगर केल्विन में बदलना रहेगा तो। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला है,
यहाँ पर 373 को हम लोगों को केल्विन में बदलना है, तो 373 में हम लोग ऐड कर देंगे कितना, 273। कितना ऐड कर देंगे, 273। ठीक है, जोड़ेंगे तो आ जाता है 6 4 6, तो आ जाता है 646 केल्विन तापमान आ जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का क्लास समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि ऐसे बेनिफिशियल वीडियो मैं आपके सम्मुख ला पाऊँ। थैंक यू।